यह किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि अपने पर्सनल फाइनेंस को अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उसके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसे कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करेगी। आइए इस किताब की समरी को हम सुनते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी किया था और उनके दूसरे पिता अपने स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरा का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अगर लेखक के बचपन में उनके सामने बड़ी से बड़ी दुविधा थी, यह थी कि वह किसी के सुने अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नज़रिए बहुत अलग थे। हालांकि लेखक दोनों पिता के लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वहीं उनके रिच डैड इस बात का कभी उपयोग नहीं किया करते थे। उन्होंने इस वाक्य के सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम किस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लग जाता है। उनका यह कहना है बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीद चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो, एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वहीं रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसे कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ऐसा सीखो। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते थे, वे उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी कभी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर आदमी के साथ थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक ने के कहने पर
उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसे कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप पैसा कैसे बचाते हो। बहुत सारे लोगों का नियम पता नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालात पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचाया ही नहीं, सिर्फ खर्च किया है। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और अपने खर्चा चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हो? जरा सोचिए। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं या कितना पैसा बचाते हैं, वो मैटर करता है। आइए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको एसेट यानी संपत्ति और देनदारी को क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिचर्ड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वहीं देनदारी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको देनदारी खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट जरूर होता है, यानी पैसा कैसे कमाना काम करता है, यानी पैसे कैसे काम करता है यह उसे ज़रूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में भी कभी नहीं सिखाया जाता। हर आदमी एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होता है, एक इनकम, दूसरा एक्सपेंस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए हैं तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट यानी संपत्ति और दूसरी लिएबिलिटीज़ देनदारी। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे ज़मीन, शेयर, मार्केटिंग और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी इसका मतलब देनदारी जैसे घर या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। नंबर 1, गरीब आदमी कैश फ्लो कुछ ऊपर डायग्राम जैसे होता है। मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास न के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। यदि बचता भी है तो उसे एसेट में नहीं लगाते, बल्कि वह उसे टेलीविज़न आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट के बारे में बताया नहीं होता, ना ही स्कूल में, ना माँ बाप ने और ना ही दोस्तों ने। लिएबिलिटीज़ वह खरीदने नहीं पाते हैं
क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं बचते। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती है वह वैसे वैसे कार और दूसरा सामान खरीदने लगते हैं। फिर उनका लिएबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ जाता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मस्तिष्क खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका एसेट का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए आप जानते हैं अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाता है। लेखक के गरीब पिता लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता की कई सालों के एसेट में लगा पैसा होता था, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लिएबिलिटीज़ से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब एसेट के खर्चे से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा कैसे काम करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे कैसे कमाना आता है, लेकिन उसे पैसों को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने सपनों को काम करवाने पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए और उनकी आर्थिक समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या क्या होती है। उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यह समस्या फाइनेंशियल लिटरेट की वजह से है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको माननी चाहिए, वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसे बना सकते हैं, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर आदमी और गरीब आदमी में सबसे बड़ा यह अंतर होता है कि गरीब लोग पहले खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में ना ही वह किसी से एसेट के निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह कहने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार उनके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएंगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने घर पर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आप ऊपर बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर समझ सकते हैं। खुद को पहले पे करना है। आदमी की एसेट का कॉलम कभी बढ़ चुका है जिससे पहले अन्य खर्चे देखते हैं और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े।
वहीं पर पहले खर्चे करने वाले आदमी की सैलरी को उनके खर्चे में ही निकल जाती है और उसके पास न के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम को फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट को फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसे को बिजनेस, शेयर, सरकारी ब्रांड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वही कई और जगह पर पैसा लगाते हैं जहां से उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है, आपको उसमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट की श्रेणियाँ आपको अच्छी लगती हैं। उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार आपका मुनाफा दिलाएगी। उस एसेट से कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीन बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें इनकी गहराई समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में काफ़ी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वह पहले सोचते हैं कि किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से निकलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज़ को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसा कमाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई का स्रोत बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी, और जब वह लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों को लॉटरी लगती है, वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह से उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारा यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में बताया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसीलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, पायलट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए। अधिकतर लोगों का एक कमाई का माध्यम होता है जो उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसीलिए वह अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं, पर वह यह नहीं समझ पाते कि उनकी एक कमाई का स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी, मतलब कि आपकी सैलरी। दूसरा है पैसिव, मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी हमें जहाँ से आपके न रहने
और ध्यान न देने की वजह से पैसा आए। थर्ड है पोर्टफोलियो, मतलब शेयर बाजार और सरकारी ब्रांड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेज़न के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बनते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट की, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक रिच डैड हमेशा कहते हैं कि अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर करना चाहिए। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना दूसरा पूरा एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या अवसर आते हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो आपका मतलब यह है कि आपके पास फाइनेंशियली इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई करते सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग एंड नॉट लर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा, तभी वह नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग, उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे वह सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही बुद्धिमान होते हैं वह नए विचारों को खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो एसेट्स हैं जैसे कि ज़मीन, शेयर बाजार, सरकारी ब्रांड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खोलकर रखना और उसका अध्ययन करना चाहिए। जो लोग लर्निंग की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसे तो कमाते हैं लेकिन अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से जल्दी अमीर बनने वाली चीज़ें या किसी योजना में किसी के कहने पर पैसे लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह अपनी कंपनी का पैसा लेकर भाग जाती है। इसीलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियली लियरिंग आजीवन चलाने की प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना होता है। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको पता नहीं है तो वह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना होगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके ही कम किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक
ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रहते थे उसके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल्स के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ पर रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालात में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के बाहर नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों में सेल्स का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और बादाम पूछने के लिए नहीं आया। तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्होंने एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया का रियल एस्टेट मार्केट में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मेलभाव करके वही फ्लैट भी खरीद लिया। 2 साल बाद वह लगभग 1.5 गुना दाम से बेच दिया। उन पैसों से फिर भी उन्होंने एक मंदी वाले एरिया घर खरीदा और जब भी वह मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तब वह आपके पास अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की ज़मीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी है, इसीलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट से में इंटरेस्ट है उसका ज्ञान लीजिए, उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलाने के लिए कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्हें जो उससे मुनाफा मिलता है उसे वो वापस वहीं और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। किसी भी एसेट पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिलें, जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं। यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, यही थी रिच डैड एंड पुअर डैड की हिंदी समरी। आपको इस किताब में दिए गए नियमों को अमल करना होगा, तभी जाकर आप जल्दी से अमीर बन पाएंगे। अब आपके हाथ में है कि आपको पैसा कैसे कमाना है और उसे पूरा खर्च कैसे करना है। सबसे पहले खुद को पे करना है और उसके बाद बचाकर सही जगह पर निवेश करके उससे अमीर बनते हैं। यदि आप